इसमें कोई शक नहीं था कि वह रूपवती थी और वह भी मोहिनी। वह मेरे पड़ोस की आंटी के 5 बेटियों में सबसे छोटी थी। उसे जो भी देखता प्यार करता। मैं उसकी सहेली, मेरा तो स्कूल के अलावा सारा समय उसके साथ ही गुजरता। आंटी मजाक में कहती, बुढ़ापे के बच्चे सुंदर ही होते हैं। वैसे उससे बड़ी 4 बहनें भी कम सुंदर नहीं थीं, पर अमृता की बात कुछ और ही थी। लेटेस्ट फैशन को देखते ही नकल कर लेती। उन दिनों ब्यूटी पार्लर इक्के दुक्के ही होते थे, वह भी साधारण लोगों की पहुंच से बाहर। यही कारण था कि मोहल्ले और नाते रिश्तेदारों में दुल्हन को सजाने के लिए मिन्नत करके अमृता को बुलाई जाती और सच ही वह दुल्हन को इस तरह तैयार करती कि सब देखते रह जाते। दुल्हन ही क्यों, मोहल्ले की सारी लड़कियां विशेष अवसरों के लिए उससे ही टिप्स लेती, मैं भी उनमें से एक थी। मैं सजने संवरने के मामले में पूरी अल्हड़ थी, इसलिए हमेशा उसकी डांट खानी पड़ती थी। एक तो मैं वैसे भी रूप रंग में सामान्य थी, ऊपर से न तो ड्रेसिंग सेंस न मेकअप का शौक। यही कारण था कि किसी उत्सव में जाने के लिए उसकी चिरौरी करके तैयार होती। वह खुद जिस तरह भी तैयार होती, वही लेटेस्ट फैशन हो जाता। पर वह पढ़ाई लिखाई के मामले में वह 0 थी और मैं अव्वल। पर वह इससे लज्जित नहीं होती, बड़े ही अभिमान से कहती, कौन पढ़ी लिखी मेरे सामने टिक सकती है? क्या तुम टिक सकोगी? तुमसे ज्यादा शिक्षित तो मैं ही दिखती हूँ। तुम्हारे अध्यापक और सहपाठी मुझे देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। बात सही भी थी, पर उसका यह बड़बोलापन मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर भी मैं उससे कुछ नहीं कहती थी। मुझे उससे लगाव था, जिसे वह डर समझती थी। सबसे कहती कि मैं उससे डरती हूँ। मैं मन ही मन हंसती कि भला उससे मैं डरूंगी क्यों। एक बार वह अपनी बड़ी बहन के ससुराल गई और उसके देवर सुरेश से दिल लगा बैठी। दोनों ही समवयस्क और एक ही डील डॉल के थे। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, पर बहन ने इसकी इजाजत नहीं दी। एक तो उसका ससुराल गांव में था, दूसरे घर की माली हालत बहुत खराब थी। देवर अभी 10वीं कक्षा में पढ़ ही रहा था। वह जान रही थी कि उसकी फैशनेबल बहन उसके घर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। वैसे भी किशोर वय का प्रेम मात्र एक उबाल होता है, जो स्थायी नहीं होता। अमृता की शादी उमेश से नहीं हो पाए, इसके लिए वह आजीवन बहन को माफ नहीं कर पाए। घर लौटी तो घर के आसपास लड़के मंडराने लगे। पढ़ना लिखना उसे था नहीं, इसलिए उसके माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। शीघ्र ही मध्यवर्ग का एक परिवार मिल गया, जो अमृता के रूप पर लट्टू हो गया और बिना किसी विशेष दान दहेज के शादी तय हो गई। उन दिनों लड़कियों को लड़के से मिलवाना जरूरी नहीं था। फोटो आया था, जिसे अमृता पसंद कर चुकी थी, पर जब जयमाला के समय उसने लड़के को सामने से देखा तो उदास हो गई। चेहरा तो फोटो वाला ही था, पर वह हीरो की तरह स्मार्ट नहीं था। अमृता को बहन की तरह माता पिता से भी शिकायत हो गई। उसके अनुसार सबने मिलकर उसे डूबो दिया था। हालांकि उसे मायके से अच्छी स्थिति वाला ससुराल मिला था और सभी उससे प्यार भी करते थे। पति तो हमेशा उसका मुंह जोहता रहता था, पर अमृता ने उसे कभी प्यार नहीं किया। पति शादी के बाद भी उसे पढ़ाने को तैयार था, पर 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद वह न पढ़ने की जिद पर अड़ गई। अमृता जब 25 की हुई तब तक उसकी 2 बेटियां हो चुकी थीं और क्रमशः 8 और 5 साल की थीं। वह भी पूरी गृहस्थिन हो चुकी थी। वह रूप संवारने की दिशा में भी कार्य कर रही थी। इसी कारण ससुराल की सारी युवा स्त्रियां उसकी दीवानी थीं। उसने अपनी बड़ी बेटी को बचपन से ही घर के कामों में लगा दिया। अपनी कुंठा वह उसी पर निकालती। बेचारी बच्ची जब घर का सारा काम करके और नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाती, तब अमृता सोकर उठती। अमृता को अपने पति से इस बात की भी चिढ़ थी कि वे अपने बड़े भाई और उसके परिवार से भी उसी तरह जुड़े थे जितना अपने परिवार से। सास भी इस मामले में बेटे साथ ही पक्षपात करती थी। वे रहती अमृता के पास थी, पर गाती उसकी जिठानी की थी। सास की मृत्यु पर उसे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने आजादी का अनुभव किया। समय का परिंदा पंख लगाकर उड़ता रहा। बड़ी बेटी अब 17 पार कर रही थी और छोटी उससे भी ज्यादा युवा दिखने लगी थी। पढ़ाई लिखाई में दोनों ही अच्छी थी, पर दोनों बेटियों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। छोटी अमृता की बिल्कुल कार्बन कॉपी थी। रूप रंग में ही नहीं, गुण ढंग में भी।
उसने भी छोटी उम्र से ही आशिकी शुरू कर दी थी। घर का कोई काम भी नहीं करती थी, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रहती। अमृता का उस पर अतिरिक्त स्नेह भी था, जबकि बड़ी को बचपन से ही दबा दिया गया था। वह रूप रंग में पिता पर गई थी, पर बड़ी ही अमित, शांत और शरीफ लड़की थी। बड़ी ने ज्यों ही बीए किया, अमृता ने उसकी शादी तय कर दी। बेटी जब विदा होने लगी, तब अमृता को उसकी उपयोगिता का आभास हुआ। वह बहुत रोई, पछताई, पर बेटी तो पराई हो ही चुकी थी। उसके जाते ही घर का सारा कार्यभार अमृता पर आ गया। छोटी बेटी से उसे कोई सहयोग नहीं मिलता था, साथ ही हमेशा चिंता बनी रहती थी कि वह कोई गलत कदम न उठा ले। छोटी बेटी से वह डरती भी थी, क्योंकि वह उसका सारा राज जानती थी। सास की मृत्यु के तत्काल बाद ही अमृता के जीवन में उसके बचपन के एक दोस्त पवन का प्रवेश हो चुका था। पवन इस समय कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था और अमृता के ससुराल में ही उसका 3 मंजिला शोरूम भी था। कब और कैसे उनकी दोस्ती अंतरंगता में बदली, पता ही नहीं चला। पवन देखने सुनने में भी फिल्मी हीरो माफिक था। बड़ी गाड़ी से चलता था और बेदर्दी से पैसे खर्च करता था। अमृता यही तो चाहती थी। बचपन से ही अभाव सहते सहते वह जीवन से ऊब चुकी थी। अब उसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। वह पवन के साथ बड़े बड़े होटलों में जाने लगी। वैसे तो उसके भीतर आया बदलाव सुखद था। वह नया नवोढ़ा सी सुंदरता व यौवन प्राप्त कर चुकी थी। उसकी वेशभूषा, रख रखाव किसी सेलिब्रिटी की तरह हो गया था। उसकी बेटियां अब एक से एक फैशनेबल व महंगे कपड़े पहनने लगी थीं। पवन भी उसका दीवाना था। हालांकि उसकी अपनी बीवी और बच्चे भी थे और वह उनका भी ख्याल रखता था, पर अमृता में एक कमी थी कि अपनी इस खुशी को छिपा नहीं पा रही थी। वह अपने भाई भतीजों और रिश्तेदारों को महंगे उपहार देने लगी थी और अपने घर आए रिश्तेदारों के साथ पवन के शोरूम जाने लगी थी। शोरूम में पवन और वह जिस तरह मिलते या बातें करते, उससे कोई भी उनके बीच के रिश्ते को जान सकता था, पर अमृता को इसकी परवाह नहीं थी। वह भूल चुकी थी कि वह शादीशुदा और 2 बच्चियों की मां है और उसका पति एक छोटा सा व्यापारी है जो उसे एक सामान्य जीवन ही दे सकता है। वह एकाएक इतनी अमीर कैसे हो गई, इस बात को सब समझने लगे थे, भले ही लालच व संकोचवश उससे कुछ नहीं कहते थे। वह पवन के प्रेम में सब कुछ भूल बैठी थी। जब पहली बार उसने मुझसे बताया कि मुझे पवन से प्यार है और वह भी मुझे उतना ही प्यार करता है, तो मैं चौंक पड़ी। प्रेम? क्या एक विवाहित स्त्री का दूसरे विवाहित पुरुष से अंतरंग रिश्ता प्रेम की संज्ञा पा सकता है? हमारे यहाँ तो पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक ही नहीं, कानूनी दृष्टि से भी यह अक्षम्य अपराध है। अमृता एक तो ऐसे अवैध प्रेम में आकंठ निमग्न थी, ऊपर से इसे छिपा भी नहीं पा रही थी। हालांकि वह अपने मुंह से किसी को कुछ बताती नहीं थी, पर उसके चेहरे की भाव-भंगिमा, उसकी देह भाषा सारे रहस्य से पर्दा उठा दे रही थी। मुझे आश्चर्य था कि उसका पति अमृता के बदलाव की नोटिस क्यों नहीं ले पा रहा है। क्या वह जानकर भी किसी कारण मजबूर है, या घर के तनाव को अमृता छिपा ले जा रही है? एक बार जब मैं अमृता से मिलने उसके घर गई तो वह मुझे पवन के शोरूम में ले गई। मैंने देखा वहां के सारे नौकर अमृता को देखते ही आपस में इशारेबाजी करने लगे। मतलब साफ था कि वे अपने मालिक के साथ अमृता के रिश्ते की बात जानते थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अमृता ने अपने भाई भतीजों के लिए कपड़े पसंद किए और जाते वक्त पैकेट उसके हाथ में था। मैंने सोचा कि उसके भाई व मैके, ससुराल के सारे रिश्तेदार उसकी आर्थिक स्थिति से वाकिफ हैं, फिर क्या वे कभी यह नहीं सोचते कि वह इतना कुछ कैसे और कहां से लाती है? क्या जब वे यह जानेंगे तो भी उसे उतना ही सम्मान देंगे जितना आज दे रहे हैं? उपहार ही जिन रिश्तों का आधार है, वह कितने दिन टिकेगा? अमृता इतनी खुली हुई है कि ज्यादा दिन सब कुछ छिपा नहीं रह पाएगा। मुझे तो यह भी लगता कि जानते सब है, पर एक पर्दा है बीच में जिसे कोई नहीं उठाना चाहता। अमृता से सबको फायदा मिल रहा है, इसलिए सब चुप हैं। पर कब तक? कभी न कभी कोई आगे बढ़ेगा फिर। मुझे बार बार वाल्मीकि की कहानी याद आती थी। वाल्मीकि लूटमार और हत्याएं करके धन से अपने कुनबे को भर रहे थे। सप्तऋषियों ने उनसे कहा, जाओ अपने कुनबे वालों से पूछो कि वे तुम्हारे पाप में भी भागीदारी करेंगे। कुनबे वालों ने साफ इकार कर दिया।
तुम्हारे पाप में हम क्यों भागीदार होंगे? वाल्मीकि की आंखें खुल गईं कि जिनकी परवरिश के लिए पाप कर्म कर रहा हूं वही मेरे साथ नहीं है। उन्होंने सब त्याग कर राम भक्ति अपना ली। देहात में भी एक कहावत है, जेकरे खातिर चोरी कैनी ओहे कहे चोरवा। अमृता को इस स्थिति का सामना न करना पड़े, मेरा डर सच निकला। एक दिन यही हुआ, भेद खुलते ही एक एक कर सभी उसकी बुराई करके अलग हो गए। पीठ पीछे उसे चरित्रहीन भी कहने लगे, वह आहत हो गई। उधर छोटी बेटी उसके हाथ से निकल रही थी। जरूरत से ज्यादा आजादी और सुविधाओं ने उसे ओवर मॉडर्न बना दिया था। अमृता उसके लिए चिंतित रहा करती, घर में उसे अकेले छोड़ना भी मुश्किल था। वह अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती। ऐसे में पवन ही से उसे उम्मीद थी, पर एक दिन उसने भी उसे गलत कह दिया। कारण अमृता का अन्य पुरुषों से भी हंसना बोलना था। वह उसके चरित्र पर शक करने लगा था। वैसे भी ऐसे रिश्तों में विश्वास कम ही रहता है। एक दिन इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया तो उसने कह दिया कि तुम तो वेश्या से भी गई गुजरी हो, पैसे के लिए सब कुछ करती हो। अमृता को सदमा सा लगा। उसने जिसके लिए इहलोक और परलोक दोनों बिगाड़ा, वही उस पर विश्वास नहीं करता। उसने गुस्से में उसके दिए उपहार और जेवर लौटा दिए और उससे सारे संबंध तोड़ लिए। वैसे भी वह उससे पक चुकी थी। इधर वह मनमानी भी करने लगा था। जब तब उसे बुला भेजता, कभी होटल में, कभी अपनी गाड़ी में ही उससे संबंध बना लेता। अमृता डरती कि कोई देख न ले, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार वह पुरुष था जिसके लिए पर स्त्री प्रसन्न गौरव का विषय होता है। अमृता नहीं आती तो कहता कि क्या कहीं और अपनी इच्छा पूर्ति कर रही हो। वह भूल गया था कि अमृता का अपना घर परिवार है, पति है, जवान बेटियां हैं और शहर भी इतना छोटा है कि बात फैलते देर नहीं लगती। वह अपनी तरफ से सब कुछ बचाने की कोशिश करती रही, पर जिस तरह गंदगी नहीं छिपाई जा सकती उसी तरह अवैध रिश्ता भी नहीं छिपता। पूरे शहर के लोग उसके बारे में बातें करने लगे। पति के कारणों तक बात गई तो उसने अमृता को वेश्या तक कह डाला। उधर उसके भाई भतीजे और रिश्तेदार भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। अमृता अकेली पड़ गई। मुझे उस पर दया आती कि इसने अपने रूप के गर्व में खुद को क्या बना लिया है। पर जब मेरे सामने उसके बड़े भाई ने उससे बुरा कहा तो मुझसे नहीं रहा गया और उससे बोली, वह आपके और आपके परिवार के लिए जब कीमती उपहार लाती थी तब आपको ख्याल क्यों नहीं आता था कि वह कहां से लाती है? उसकी आर्थिक स्थिति तो आप जानते थे। भाई शर्मिंदा हो गए। मुझे अमृता से सहानुभूति थी क्योंकि मैं जान गई थी कि प्रेम की अतृप्ति में उसने यह कदम उठाया है। रूप के गर्व में उसने सोचा कि भाग्य को नकार कर मनचाहा पुरुष पा सकती है। मुझे पवन पर भी गुस्सा आता जिसने अमृता को गुमराह किया था। अमृता के संबंध तोड़ लेने पर वह बावला हो उठा और उससे माफी मांगने लगा। वह नहीं पिघली तो मुझे फोन करके गिड़गिड़ाने लगा कि अमृता को समझाए। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, उसके बिना नहीं जी सकता। पर मैंने उसे डांट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वेश्या कहने की? तुम्हारे साथ गिर गई तो क्या सबके साथ गिरती रहती है? वह बोल्ड है, सबसे हंसती बोलती है तो गलत हो गई। इतनी तुच्छी सोच है तुम्हारी। अब भूल जाओ उसे, वह माफ नहीं करने वाली तुम्हें। कहते हुए मैंने फोन काट दिया और उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया ताकि फिर मुझे दोबारा फोन न कर सके। उस समय तक मुझे विश्वास था कि अमृता गलत स्त्री नहीं है, बस अपने रूप गर्व में पुरुषों को आकर्षित करती है। वैसे भी इसमें उसका कोई दोष नहीं था। वह जहां जाती, जवान लड़के और पुरुष उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते। चाहे वो भतीजे हो या भांजे, रिश्ते में बेटे लगते हो या दामाद, सभी उसे पसंद करते। वह भी सबसे मित्रवत व्यवहार करती। वह गर्व से कहती, मेरे सौंदर्य के जादू से कोई बच नहीं सकता। उसका इतना बोल्ड होना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसे समझाती कि रिश्तों में मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, तो वह चिढ़कर कहती, आपकी कहानियों की नायिका तो बड़ी बोल्ड होती है पर आप अपने जीवन में पिछड़ी हुई हैं। अब मैं उससे क्या बताती कि बोल्डनेस विचारों में होनी चाहिए, सिर्फ फैशन में नहीं। कभी कभी मुझे लगता कि जिस अमृता को मैं जानती हूँ उससे इत्र अमृता भी उसके भीतर है, जो प्रेम की प्यासी एक आत्मा है। पवन उसके जीवन से निकल गया तो कुछ दिन वह शांत रहकर सबका पुनः विश्वास जीतती रही। एक दिन सब ठीक हो गया, नहीं भी हुआ हो तो लगने लगा।
सभी उससे फिर से आज जुड़े, पर अब अमृता सावधान थी। उसके जीवन में और भी पुरुष आते जाते रहे, पर उनके बारे में वह किसी को भी नहीं बताती थी, मुझे भी नहीं। पर कभी कभी मुझे लगता कि वह पवन को अभी तक भूला नहीं पाए है और उसके लिए तड़पती है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए ही वह एक के बाद एक पुरुषों को जीवन में लाती है, पर पवन के खाली किए गए जगह को कोई नहीं भर पाता है। मुझे लगा कि स्त्री एक बार अपने चरित्र से गिर जाए तो उसके गिरने की सीमा नहीं रहती। इसी बीच छोटी बेटी के लिए उसने दूसरे बड़े शहर में रिश्ता ढूंढा और दहेज के बल पर उसकी धूमधाम से शादी कर दी। पैसा हर कमी को छिपा देता है। अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। पति अपने पुराने हिसाब से ही चल रहा था, पर रोमांचक जिंदगी चाहने वाली अमृता ज्यादा दिन शुष्क और नीरस जिंदगी नहीं जी सकती थी। उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो सलीम हुई, फिर किशोर लड़की की तरह के कपड़े पहनने लगी और अपनी छोटी बेटी का हर स्टाइल अपना लिया। कुछ दिन पहले जब मैं उससे मिलने गई तो उसे देखकर चौंक गई। उसमें पहले की अमृता सा कुछ नहीं बचा था। ना पहले की तरह सिर पर लंबे घने केश थे, न स्वस्थ सुंदर शरीर पर नाभिदर्शना साड़ी, न डिजाइनदार ब्लाउज और न हो लेटेस्ट फैशन के जेवर थे। रंगे हुए छोटे बालों वती शर्ट ब्लेजर में वह पीछे से कोई किशोरी जान पड़ी, पर जब मुड़ी तो मैं शॉक्ड हो गई। उसके पूरे चेहरे पर झाइयां आ गई थीं। उसका सारा सौंदर्य ही जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। मैंने कहा, क्या कर लिया है तुमने खुद को? तो हंसकर बोली, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तेजी से वजन घटाने के कारण ऐसा हो गया है। थोड़ी देर बाद जब उसने मेकअप से चेहरे को सुंदर बना लिया, तब मैं उसके चेहरे की तरफ देख पाए। मैंने सोचा कि अब उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं है, शायद इसीलिए इसने खुद को ऐसा कर लिया है, पर मैं गलत थी। थोड़ी देर बाद जब 25 साल के एक लड़के ने घर में प्रवेश किया तो सब कुछ समझ में आ गया। अमृता अब उस लड़के के अनुरूप बनने की कोशिश में अपने साथ अन्याय कर रही है। वह भूल गई है कि उम्र की खाए पाटना किसी रूपगर्विता के लिए भी संभव नहीं है। मैं सोचने लगी कि क्या अमृता रूपगर्विता से रूपजीवी बन गई है, या वह किसी मानसिक व्याधि की शिकार हो गई है। आखिर मोम की गुड़िया सी दिखने वाली अमृता किस आंच में पिघल पिघल कर अपनी सुंदर आकृति खो बैठी है, और मैं उसके लिए कुछ कर पाने में भी असमर्थ थी। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।